कोई डाउट यहाँ तक? ऑडिट ट्रेल क्या होता है बताओ? ऑडिट ट्रेल हाँ, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। यहीं से रिवाइज करते हैं। एजर्शन तक तो हमने किया था लास्ट क्लास में भी रिवाइज, है ना? यहीं से करते हैं। ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल क्या होता है? डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। वो मैंने परचेज वाला एग्जांपल दिया था ना, कि पहले हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ईमेल पे आ जाएगा, फिर वो ऑर्डर रिसीव होगा तो गार्ड के रजिस्टर में आ गया, फिर हमारे पास इनवॉइस भी आ गया, तो हमारे पास एक फ्लो बन जाता है पूरा। फिर हमने उसकी जर्नल एंट्री पास करी, फिर लेजर में भी आया, फिर फाइनल बुक्स में भी आ गया। तो क्या है ये? ऑडिट ट्रेल, डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। ये सब तो उतना ठीक है। When using information produced by the entity, the auditor shall evaluate whether the information is sufficiently reliable. तो ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। फिर हमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सेलेक्टिंग ऑफ आइटम, पहले सेलेक्टिंग ऑफ ऑल द आइटम जैसे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ही कम है। आप किसी कंपनी के ऑडिट करने गए, वो कंपनी अपने आप में एक छोटी कंपनी थी, है ना? तो आप ऐसी कंपनी के तो सारे ट्रांजेक्शन ही वो कर सकते हो, देख सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। तो फिर वो क्या हो जाएगा? 100%। जैसे हमने बैंक का एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 5 ही बैंक अकाउंट्स है, तो सारे बैंक अकाउंट्स का हम ऑडिट कर सकते हैं। फिर सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम, यहाँ पर हमने फिक्स एसेट का लिया था एग्जाम्पल कि हमारे पास 100 फिक्स एसेट्स है, तो हमने 70 का ऑडिट कर लिया। ऑडिट सैम्पलिंग करना, स्टैटिस्टिकल मेथड, इसके अंदर वो आएगा स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, वो हम पढ़ेंगे। जो हमने याद है पिछले चैप्टर में छोड़ा था कि हमें ये पढ़ना है अभी डिटेल में, वो यहीं पे आएगा ऑडिट सैम्पलिंग में। फिर सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स, इसके अंदर हम क्या लेते हैं? 100% एग्जामिनेशन, हम पूरी 100% पॉपुलेशन ही लेते हैं। कुछ हमारे एग्जाम्पल थे जैसे कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम, जहाँ पर होता है सिग्निफिकेंट रिस्क, और रिपीटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन। रिपीटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, जैसे कि हमारे पास वो एक्सेल शीट ही बनी होती है, एक फॉर्मूला लगाया, सबके डेप्रिसिएशन निकल गए, तो यहाँ पर भी हम 100% चेकिंग कर सकते हैं। फिर सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम, डिसीजन फैक्टर्स, असेस्ड रिस्क, हाई वैल्यू और की आइटम। हाई वैल्यू इंक्लूड, स्पेसिफिक आइटम में क्या क्या इंक्लूड होता है? हाई वैल्यू और की आइटम्स। ऑल आइटम ओवर द सर्टेन अमाउंट। फिक्स एसेट, जो भी फिक्स एसेट 25,000 रुपीज़ से अबव है उनका हम ऑडिट करेंगे, तो ऑल आइटम अबव सर्टेन अमाउंट। आइटम टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। फिर ऑडिट सैम्पलिंग डिज़ाइन, ये बस इतना सा पैराग्राफ, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। इनकन्सिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो अगर एक इनकन्सिस्टेंसी, हम ऑडिट एविडेंस 2 जगह से कलेक्ट करें, तो वहाँ पर अगर एक सोर्स कुछ और बोल रहा है, दूसरा सोर्स कुछ और बोल रहा है, तो मतलब क्या हो गया? वो इनकन्सिस्टेंट है दोनों। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्स इज इनकन्सिस्टेंट विद दैट ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम अनदर, और ऑडिटर हैज डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशन। तो अगर इनकन्सिस्टेंस और डाउटफुल होगा हमारा ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? अपने ऑडिट प्रोसीजर में मॉडिफिकेशन करना होगा और एडिशन करना होगा। व्हाट इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट? मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है? जो हम अलग से हायर करते हैं या फिर कोई को हम काम देते हैं, कोई किसी चीज़ की वो करने के लिए, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये काम होता है अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वाला, है ना? एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन द फील्ड other than accounting or auditing whose work in that field is used by the entity to assist
द एंटिटी इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे थे तब हमें लैंड की वैल्यू लिखनी थी, तो लैंड की वैल्यू असर्टेन करने के लिए हमने किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर कर लिया। रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पर ऑडिटर कब कब रिलाई कर सकता है, जब वो कॉम्पिटेंट हो, केपेबल हो, ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट और एप्रोप्रिएटनेस के साथ काम करता हो। इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, sufficient appropriate audit evidence be able to draw reasonable conclusion on which the base of auditor's opinion। फिर इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम पढ़ रहे थे कि इंटरनल कंट्रोल होता है तो ऑडिटर को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है ना। एक्टिविटी रिलेटेड टू गवर्नेंस, एक्टिविटी रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, एक्टिविटी रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल। ways in which external auditor may make use of function for the purpose of audit। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के किस किस काम पे रिलाई कर सकता है और यूज कर सकता है। तो टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू, जो एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है। Unless prohibited or restricted, extend by law or regulation, external auditor after proper evaluation कोई partial substitution of audit evidence उसके काम का यूज़ कर सकता है, या फिर उसको डायरेक्ट असिस्टेंस क्या होता है कि उससे हमने अपने सुपरविजन पे उससे हमने ऑडिट इंटरनल ऑडिटर से एक्सटर्नल ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करवाए अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। यहाँ से हमें पढ़ना है ना, यहाँ से पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ एसए 610, इसमें तो कुछ भी नहीं है, रिपीटेड है ये पूरा। स्टैंडर्ड ऑफ ऑन ऑडिटिंग एसए 610 डील्स विद द एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दिस इंक्लूड यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन in obtaining audit evidence and using internal auditor to provide direct assistance under the direction, supervision, review of external auditor. Nothing in this essay requires the external auditor to use the work of internal audit function to modify the nature or timing or to reduce the extent of audit procedures to be performed directly by the external auditor. It remains a decision of external auditor in establishing the overall audit strategy। यहाँ पर भी देखो क्या आया, एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और यहाँ पर भी वही आ गया नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, है ना। NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म डायरेक्टली बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। वो किसके डिसीजन पे रिलाई, मतलब ये एक्सटर्नल ऑडिटर का डिसीजन रहेगा, उसको कितना उसका वर्क यूज करना है, कितना काम करवाना है, वो सब। एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिटर हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम तो यूज कर रहा है या फिर उससे अपने असिस्टेंस में काम भी करवा रहा है, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, पूरी पूरी एक्सटर्नल ऑडिटर की। External auditor has sole responsibility for the audit opinion expressed, and that responsibility is not reduced by external auditor's use of work of internal audit function or internal auditor to provide direct assistance on the engagement। तो भले ही उसने इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करा या फिर उसको डायरेक्ट असिस्टेंस में काम उससे करवाया, उससे परफॉर्म करवाया ऑडिट प्रोसीजर, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आखिरकार जो जिम्मेदार है वो कौन है, एक्सटर्नल ऑडिटर ही है। ऑल्दो दे में परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर सिमिलर टू दोज परफॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, नीदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन नॉर इंटरनल ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी एज इज रिक्वायर्ड ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद SA 200। तो यहाँ पर इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिटर्स डिपेंडेंट, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर। दिस essay therefore defines the conditions that are necessary for the external auditor to be able to use the work of internal auditor। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सी कंडीशन नेसेसरी है जहाँ पर हम एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ कर सकता है, जहाँ पर वो ऑब्जेक्टिविटी हो, कॉम्पिटेंस हो, रिलायबिलिटी हो, डायरेक्ट वो और क्या था, नहीं डायरेक्ट असिस्टेंस, ये
सब्सटीट्यूट कर सके वो, और फिर जहाँ पर वो ऑडिट प्रोसीजर अपने असिस्टेंट्स में उसे प्रोवाइड करवा पाए। फिर उसके बाद दिस SA देयरफॉर डिफाइंस द कंडीशन दैट आर नेसेसरी, इट ऑल्सो डिफाइंस द नेसेसरी वर्क एफर्ट टू ऑब्टेन sufficient appropriate evidence that the work of internal audit function or internal auditors providing direct assistance is adequate for the purpose of audit. These requirements are designed to provide the framework for external auditors' judgment regarding the use of work of internal auditor to prevent over or undue use of such work. तो ये किसके जजमेंट पे चलेगा सारा काम? एक्सटर्नल ऑडिटर के। एक्सटर्नल ऑडिटर की जज करेगा कि इंटरनल ऑडिटर का कितना काम यूज़ करना है, हमें कोई अनड्यू या ओवर यूज़ नहीं करना उनका काम, एक रिलायबिलिटी के साथ जितना हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर द एंटिटी हैज़ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब इंटरनल ऑडिट भी सब उसमें तो होता नहीं है कंपनीज में, है ना, जिनका टर्नओवर नेटवर्थ उतने अमाउंट से इंक्रीज करता है, सिर्फ उसी में इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंट होता है, सब में तो नहीं होते। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे अगर उस एंटिटी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर द एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड एक्सटर्नल ऑडिटर expects to use the work of the function to modify the nature or timing or reduce the extent of audit procedure to be performed directly by external auditor or to use internal auditor to provide direct assistance are। तो अब यहाँ पर क्या है, where the entity के पास जिस कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट करने गया उस एंटिटी में क्या है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, मतलब इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं ऑडिट करने के लिए। एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, उनका काम यूज करने के लिए, है ना, एक नेचर टाइमिंग, और उसका फिर क्या रिड्यूस हो रहा है, उसके ऑडिट प्रोसीजर का एक्सटेंट कम हो रहा है थोड़ा, है ना, क्योंकि वो उसका काम यूज कर रहा है तो उसका थोड़ा टाइमिंग और एक्सटेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और टू यूज इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस आर टू डिटरमाइन whether the work of internal auditor function or direct assistance from internal auditor can be used, if so in which areas, to what extent, and having made that determination। तो फिर उसको एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या जजमेंट करनी पड़ेगी कि उसका काम, इंटरनल ऑडिटर का काम हम किस एरिया में यूज कर सकते हैं और कितने एक्सटेंट तक यूज कर सकते हैं। if using the work of internal audit function to determine whether that work is adequate for the purpose of audit। adequacy हम देखेंगे if using internal auditors to provide direct assistance to appropriately direct supervise review their work। और अगर हम डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं तो ये भी देखेंगे कि कितने ठीक से हम उनको डायरेक्ट करें, सुपरवाइज करें। अब यहाँ पर देखो पॉइंट्स देखें तो वही 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, बस यहाँ पर ये लिखा है कि अच्छे से करना है, वहाँ पे लिखा था डायरेक्ट असिस्टेंस करना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है और रिव्यू करना है। तो जब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें अपने आंसर को किस तरीके से बना के लिखना है। जब हमसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर द एंटिटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो इस तरीके से पॉइंट यहाँ पर जैसे वो बना लो, कीवर्ड्स बना लो, ठीक है। वहाँ पर भी देखो, देखा जाए तो सिमिलर सा था, एडिक्वेसी और एप्रोप्रिएटनेस और फिर डायरेक्ट असिस्टेंस, बट उसको उस तरीके से लिखना है उस वाले क्वेश्चन को। इवैल्यूएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अभी जब तक सैम्पलिंग शुरू नहीं होगा ना तब तक ऐसे लगेगा हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं। Evaluating the internal audit function, the external auditor shall determine whether the work of internal audit function can be used for the purpose of audit by evaluating the following। तो हमें क्या क्या evaluation करनी पड़ेगी, the extent to which internal audit function, organizational status and relevant policy and procedures support the objectivity of the internal auditors, the level of competence or systematic and disciplined approach including the quality control। तो
एक्सटर्नल ऑडिटर को किन किन बातों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा उनका काम यूज़ करने से पहले, उनकी ऑब्जेक्टिविटी इंटरनल ऑडिटर की, उनकी कॉम्पिटेंस और उनका सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच। मैम अगर जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो हेल्प ले रहा है इंटरनल ऑडिटर की, तो मेंशन करेगा ना रिपोर्ट में कि मैंने उसकी हेल्प ली है। हाँ, डायरेक्ट असिस्टेंस मेंशन करेगा। हाँ करेगा ना उसमें मेंशन, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम नहीं करते विदाउट हेल्प करते, इंटरनल होता भी फिर भी नहीं लेते कि हमें मतलब हम लाइन नहीं करते कि सही चीज़ें बता रहा होगा उस टाइम पर, तो अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें एंड करते, तो उसमें बताएगा मेंशन करके कि हाँ मैंने लिया है उसकी हेल्प, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी उसी पे काम करके तब किया है मैंने। हाँ, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की है ना, उसको चेक करना है कि उसको इवैल्यूएट भी तो, उसको जजमेंट भी तो करनी है कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो ठीक कर रहा है। इंटरनल ऑडिटर हो सकता है मैनेजमेंट के साथ भी मिला हुआ हो, वैसे तो इंटरनल ऑडिटर को मना है ये काम करना कि मैनेजमेंट के साथ वो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता तो इंटरनल ऑडिटर को क्या रखा जाता है ना, मैनेजमेंट के पैरेलल रखा जाता है, मैनेजमेंट के नीचे नहीं होता इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट के इक्वल होता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर का भी तो इंडिपेंडेंट होना इम्पोर्टेंट है ना। अगर उसको मैनेजमेंट के नीचे रखेंगे तो मैनेजमेंट जैसा बोलेगा वो तो वैसे ही काम करेगा, है ना। और अगर वो उसके पैरेलल रहेगा तो फिर अगर उसको कोई भी गलती मिलती है तो फिर वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को तभी तो बताएगा, मैनेजमेंट की कोई भी गलती या फिर कुछ भी, तो वो मैनेजमेंट की क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर पैरेलल होता है, उसके नीचे नहीं वर्क करता, उसके इक्विवेलेंट वर्क करता है। ऑब्जेक्टिविटी, तो यहाँ पर इवैल्यूएशन अगर पूछे तो हमें लिखना है फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। तो ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस को एक्सप्लेन कर दिया नीचे। Objectivity and competence. The external auditor exercises professional judgment in determining whether the work of internal audit function can be used for the purpose of the audit and the nature extent to which the work of internal audit function can be used in the circumstance. Repeated है ये भी पूरा. The extent of which internal audit function, organizational status and relevant policies procedure support the objectivity of the internal. ये तो सेम ही लिख दिए वाली. In determining whether to use if so the nature extent of the use of the work function that is appropriate in the circumstances. अगर हम यूज़ करेंगे इंटरनल ऑडिट का वर्क तो क्या नेचर रहेगा उसका, क्या एक्सटेंट रहेगा उसका. Objectivity and its evaluation. Objectivity refers to ability to perform those tasks without allowing bias, conflict of interest, undue influence of others to override professional judgment. हमने यहाँ पर देखा था ना कि ऑब्जेक्टिविटी को वो ध्यान में रखेगा, इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करने से पहले ऑब्जेक्टिविटी ध्यान में रखेगा. ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या कि इंटरनल ऑडिटर बिना किसी ब्याज के काम कर रहा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उसका. कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब उसका इंटरेस्ट ये बोलता है, मतलब उसका काम क्या है कि इंटरनल ऑडिट को अपने इंटरनल ऑडिटर भी सी है ना, तो उसको भी अपने प्रोफेशनल जजमेंट और जो उसको प्रोफेशनली वर्क करना चाहिए एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको उस तरीके से काम करना है. लेकिन उसका इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कर दे, उसको मैनेजमेंट बोले कि हम आपको इतने सो एंड सो पैसे दे रहे हैं, आप ये वाली बात उसको मत बताना, एक्सटर्नल ऑडिटर को मत बताना, तो ये क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो उसके पास कोई बायस पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और वही अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई उसको इन्फ्लुएंस करा के कि सो एंड सो इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दी जाए, किसको, एक्सटर्नल ऑडिटर को. तो ये सब नहीं होना चाहिए. तभी तो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी को भी तो ध्यान में रखेंगे. इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करने से पहले एक्सटर्नल ऑडिटर क्या इवैल्यूएट करेगा, ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करेगा, और ऑब्जेक्टिविटी में ही तो ये सारी चीज़ें वो देखेगा ना कि कितना वो इंटरनल ऑडिटर ठीक से काम कर रहा है ना, वो कहीं ब्याज तो नहीं है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं करता उसको कोई. फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर्स evaluation in relation to objectivity include the following: whether the organizational status of internal audit function include the function authority and accountability
supports the ability of the function to be free from bias, conflict of interest, undue influence of others to override the professional judgment. सेम है, ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन ही लिखनी है यहाँ पर भी. फॉर एग्जाम्पल, वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिपोर्ट्स, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट किसको करेगा? मैनेजमेंट को नहीं करेगा, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को करेगा, और एन ऑफिसर विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. और इफ द फंक्शन रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट वेदर इट हैज डायरेक्ट एक्सेस टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस. अगर रिपोर्ट मैनेजमेंट को भी कर रहा है तो इंटरनल ऑडिट के पास एक्सेस होना चाहिए कि वो दोज चार्ज विद गवर्नेंस उन लोगों से भी बातचीत, कम्युनिकेशन रख सके. Whether those charged with governance oversee employment decisions related to internal audit function, determining appropriate remuneration policy, है ना. तो those charged with governance क्या ध्यान रख रहे हैं? इंटरनल ऑडिटर का एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस ले रहे हैं वो लोग, उनको उसको रेम्यूनरेशन कितना देना है, उसका स्कोप क्या रहेगा, उसको कितने ड्यूरेशन के लिए रखेंगे, तो वो कौन देख रहा है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस. ठीक है. वेदर देयर are any constraints or restrictions placed on internal audit function by management or those charged with governance. For example, in communicating the internal audit functions finding to external auditor. अब हम क्या देख रहे हैं कि क्या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाया जा रहा मैनेजमेंट के द्वारा, और दोज चार्ज विद गवर्नेंस ये लोग उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या कि आप हमारा काम, अब उसकी फाइंडिंग्स एक्सटर्नल ऑडिटर को कम्युनिकेट मत करो, है ना. तो ये भी चीज़ इवेल्युएट करनी होगी. फैक्टर्स दैट में अफेक्ट एक्सटर्नल ऑडिट इवेल्युएशन. इवेल्युएशन में क्या क्या आता था? ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और डिसीजन, ये डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच. हमारी इवेल्युएशन में क्या क्या आएगा? ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस इवैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं. तो पहला पॉइंट क्या देखा? ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्ट मतलब कि फ्री फ्रॉम बियास है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स तो नहीं है. फिर दोज चार्ज एंड गवर्नेंस ही उसका एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, है ना. मैनेजमेंट लेगी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है. तो और फिर मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रही इंटरनल ऑडिट पे, उसके काम पे. वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज फ्री ऑफ एनी कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. उस पर कोई कन्फ्लिक्टिंग, इंटरनल ऑडिटर से ही बोला, इंटरनल ऑडिटर से ही बोल दिया कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो. उसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना तो नहीं है ना. उसको तो काम ऑडिट करना है ना उसका. तो अगर वही प्रिपेयर करेगा और फिर वही चेक करेगा तो फिर यहाँ पे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना. उसको हमें ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती जो उसके काम के कन्फ्लिक्टिंग आ जाए, है ना. वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजीरियल वर्क और ऑपरेशनल ड्यूटीज, ये सब उसका काम नहीं होता. उसका काम होता है ऑडिट करना. हैविंग मैनेजीरियल और ऑपरेशनल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर आउटसाइड द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. कॉम्पिटेंस एंड इवैल्यूएशन. competence of internal audit function, यहाँ पर हमने देखे थे फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं. ऑब्जेक्टिविटी पहला हमने देखा इवैल्यूएशन का पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी का. फिर फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी को. कितने पॉइंट्स हैं इसमें? 4 पॉइंट्स. फिर यहाँ पर फिर सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा था? कॉम्पिटेंस का. फिर यहाँ पर आ गया कॉम्पिटेंस के जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको. ठीक है ना. Competence of internal audit function refers to the attainment and maintenance of knowledge and skills of the function as a whole at the level required to be enabled assigned task to be performed diligently and in accordance with applicable professional standards. कोई सीए बन गया, ठीक है. अब उसने तो पूरी सीए बनते बनते तो उसने पढ़ाई करी, तो उसने पेपर पास कर लिए, सीए बन गया. अब सीए बनने के बाद उसने 3-4 साल तक कोई पढ़ाई नहीं करी, उसने खुद को अपडेट ही नहीं करा, तो फिर तो उसकी नॉलेज में कमी हो गई ना. मतलब उसने खुद को मेंटेन करना भी तो इम्पोर्टेंट है. तो जो इंटरनल ऑडिटर रहेगा उसकी कॉम्पिटेंस भी तो हम चेक करेंगे,
उसने खुद को किस तरीके से मेंटेन, उसने खुद के नॉलेज और स्किल्स को किस तरीके से मेंटेन, उसके जो हमें स्किल्स रिक्वायर्ड है वो उसके पास है भी या नहीं है ना, तभी तो हम उसके काम को यूज़ करने के लिए तब इम्पॉर्टेंट है ना वो चीज़। अगर वो कॉम्पिटेंट है हमें तभी उसका काम यूज़ करना चाहिए। तो competence of internal audit function refers to attainment and maintenance of knowledge and skills of the function as a whole at the level of required to enable the assigned task। जो internal audit को task दिया गया है वो उसने function ठीक से किया है, उसके पास maintenance of knowledge और skills है, उसने ठीक ढंग से perform किया है in accordance with professional standards किया है या क्या नहीं किया। Factors that may affect the external auditor's determination in relation to competence include the following: whether the internal audit function is adequately or appropriately resourced relative to size of the entity and nature of the operation। जो भी उसने findings अपनी use करी है वो adequately और appropriately find out करी है। whether there is established policies of hiring, training, assigning internal auditor to internal audit function। उसकी competence, उसको कंपनी हायर करने से पहले उसको ठीक ढंग से देखती भी नहीं कि देखती, मतलब हायरिंग करते टाइम तो उसको ट्रेनिंग और साइनिंग करते टाइम उसकी हम कॉम्पिटेंसी तो चेक करेंगे ना। इंटरव्यू लेते टाइम टेक्निकल राउंड में हम कॉम्पिटेंसी तो चेक करते हैं, उसने अपनी नॉलेज ठीक ढंग से रखी है, मतलब उसके पास रिक्वायर्ड प्रोफेशनल नॉलेज है या नहीं है। वेदर इंटरनल ऑडिटर हैज़ एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग मतलब उसने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, क्योंकि जो हम पढ़ रहे होते हैं ना इससे बहुत डिफरेंट होता है प्रैक्टिकल काम। इसका 50% भी बहुत, मतलब बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होता, अलग होता है। कंफ्यूजन रहता है कि मतलब हम आर्टिकलशिप में जो सीखे वही काम आता है आफ्टर बिकमिंग सीए, बट हम एग्जाम के लिए इतना कुछ होता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि अब जैसे आप आर्टिकल में तो आप प्रैक्टिकल काम सीखोगे, ठीक है, लेकिन आपके पास जो हमारे पास ये आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, हमारे पास जो कंपनीज एक्ट है, ये वाली नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना सीए को। तो मैम वो आर्टिकलशिप में भी तो सिखाते हैं ना। आर्टिकलशिप में थियोरेटिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं देंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बोलेंगे पढ़ के आओ घर से। सीरियसली? हाँ, वो सब काम करवाएंगे। वो सिर्फ काम करवाएंगे। अच्छा, मतलब एक तरह से थ्योरी को पढ़ के प्रैक्टिकली ये तो आपके पास एक नॉलेज हो गई है ना। स्किल्स डेवलपमेंट कहाँ पे होगी? आर्टिकलशिप में होगी। ये तो बस नॉलेज है, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर्स में कुछ पहले 1-2 चैप्टर में ये तो पढ़ा था कि ऑडिटर के पास इस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। लॉ, अकाउंट, टैक्सेशन, तो ये सब होना चाहिए, नॉलेज के बाद ही आप केपेबल हो गए। किसी को बताएंगे कोई चीज़ तो थ्रू नॉलेज ही बता पाएंगे हम, प्रैक्टिकल छोड़े उसको हर चीज़ बता सकते हैं कि हर जगह आप सिस्टम लेके बैठ जाओगे बता दोगे। कोई ये जैसे बहुत सारी लिमिट्स होती है, ठीक है, टैक्स रेट कितना लगेगा है ना, वो सब तो हमें थ्योरी से ही पता लगेगा ना। लेकिन फिर आपको टैक्स रेट तो पता है, 30% टैक्स रेट लगेगा ये पता है, लेकिन अब वो लगाना कैसे है वो तो प्रैक्टिकल में ही आएगा ना। मतलब कहाँ से जाके डिडक्ट होगा, कहाँ कौन से पोर्टल पे जाना है, कैसे डिडक्ट होगा, हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कौन सा फॉर्म भरना है, सब तो प्रैक्टिकली करके काम समझ में आएगा ना। Whether the internal auditor have adequate technical training and proficiency in auditing, तो उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए इंटरनल ऑडिटर के पास। Whether the internal auditor possesses the required knowledge relating to entities financial reporting and applicable financial reporting framework, उसके पास नॉलेज है किसकी? एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। Objectivity and competence may be viewed as a continuum. Objectivity and competence may be viewed as continuum. The more the internal audit function, organizational status and relevant policy and procedures adequately support the objectivity of the internal auditor and higher level of competence of the function, the more likely the external auditor may make use the work of the function। जितना डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, जितना ज़्यादा वो कॉम्पिटेंट, जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी, उतना ज़्यादा वो उसका काम यूज़ कर सकता है, उतने एरियाज में वो वर्क यूज़ कर सकता है। हायर द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस
of function, the more likely external auditor may make the use of the work of the function and in more areas. However, an organizational status and relevant policies and procedure that provide strong support for the objectivity of internal auditor cannot compensate for the lack of sufficient competence of the internal audit function. Equally, a high level of competence of the internal audit function cannot compensate for an organizational status and policies procedure that do not adequately support the objectivity of the internal auditor. यहाँ पर अब अगर उसकी कॉम्पिटेंस नहीं होगी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर उसको खुद से काम करना पड़ेगा. अब यहाँ पर वो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता. अब एक्सटर्नल ऑडिटर थोड़ी बोलेगा कि आपने इंटरनल ऑडिटर कैसा है, ये है, वो उसको तो करना ही पड़ेगा. उसने अगर बोल भी दिया तब भी उसको करना ही पड़ेगा काम, है ना, तब भी तो उसको चेक करना ही पड़ेगा. अब एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच. The application of systematic and disciplined approach to planning, performing, supervising, reviewing and documenting its activities distinguishes the activities of the internal audit function from other monitoring control activities that may perform within the entity. Factors that may affect the external audit determination of whether the internal audit function applies systematic and disciplined approach include the following: existence, adequacy and use of documented internal audit procedure and guidance covering the areas of risk assessment, work program, documentation and reporting, nature and extent of which is commensurate with the size and circumstances of the entity, whether the internal audit function has appropriate quality control policies and procedure. तो अब थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच. उसको काम करते टाइम उसको ठीक से प्लान करना है, परफॉर्म करना है, सुपरवाइज करना है, रिव्यू करना है और फिर अपने काम को डॉक्यूमेंट भी करना है. तो कौन से फैक्टर्स? यहाँ पे 2 फैक्टर्स है. एग्जिस्टेंस होना चाहिए किसका? सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच का. एडिक्वेसी होनी चाहिए, उसने ठीक से डॉक्यूमेंट किया हो अपना काम. और उसकी क्या देखेंगे हम? वो यूज करता है अप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर. एक बार इसको सम अप करें तो हमारा मेन टॉपिक था इवैल्यूएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. इसके अंदर 3 पॉइंट थे: ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच. इसी को हमने डिटेल में पढ़ा. फिर आगे जाके पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी. फिर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर वो पढ़े. फिर उसके बाद कॉम्पिटेंस एंड इट्स इवैल्यूएशन, उसके फैक्टर्स, उसकी डेफिनेशन, उसके फैक्टर्स. फिर थर्ड पॉइंट सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच की डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स. सर्कमस्टेंसेस व्हेन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड. अब कब उसका काम हम यूज नहीं कर सकते? द फंक्शन, organizational status and relevant policy and procedure do not adequately support the objectivity. नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है. मतलब ऑब्जेक्टिविटी मतलब बियास्ड वर्क है, उसका कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर. तो ये ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन थी ना. ऑब्जेक्टिविटी नहीं है का मतलब क्या? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि बियास्ड से फ्री हो वर्क, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स ना हो. तो अगर ऑब्जेक्टिविटी ये सारी चीज़ें नहीं है तो फिर हम उसका वर्क यूज़ नहीं कर सकते. अगर वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स ही नहीं है, फंक्शन डज नॉट अप्लाई सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच. वही 3 पॉइंट अगर ना हो जो इवैल्यूएशन में चाहिए थे वो ना हो तो फिर हम उसका काम यूज़ नहीं कर सकते इंटरनल ऑडिट फंक्शन का. यहाँ पर फिर क्या होगा कि हम किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी प्रोसीजर के लिए हम उसका वर्क यूज नहीं करेंगे. और फिर नीचे क्या पॉइंट है? डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड. तो हम डिटरमाइन करेंगे नेचर एक्सटेंट ऑफ वर्क इंटरनल ऑडिट फंक्शन जब हम यूज कर सकते हैं. नोट भी था यहाँ पर शायद, सर्कमस्टेंसेस, हाँ ये रहा. Circumstances in which the external auditor shall plan to use less of work of internal audit function and perform more the work directly. ठीक, यहाँ पर 3 टॉपिक क्या हो गए? पहला तो हमारा हो गया जब हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी प्रोसीजर के लिए बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे हम उसका वर्क. यहाँ पर है
नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ वर्क इंटरनल ऑडिट फंक्शन जब हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद circumstances in which the external auditor shall plan to use less of his work, उसका यूज करेंगे बट कम काम यूज करेंगे। तो यहाँ पर वो वाले फैक्टर्स देखेंगे कि ऐसा कब करेंगे। एंड परफॉर्म, हम खुद से काम ज़्यादा कर रहे हैं और उसका काम का यूज हम कम कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो सिंपल हो गया, वही 3 पॉइंट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। Determining the nature extent can be used as a basis of determining the areas and the extent to which the work of internal audit function can be used. External auditor shall consider the nature, scope of work that has been performed or is planned to be performed by internal audit function and its relevance to external auditors overall audit strategy and audit plan. तो हम क्या कंसिडर करेंगे, इंटरनल ऑडिटर का नेचर और स्कोप कंसिडर करेंगे और उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर अपना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएगा और ऑडिट प्लान बनाएगा। इन अदर वर्ड्स, once the external auditor has determined that the work of internal audit function can be used for purpose of audit, a first consideration is whether the planned nature and scope of work of internal audit function that has been performed or is planned to be performed is relevant to overall audit strategy and audit plan. रिपीटेड है ये, इन अदर वर्ड्स करके रिपीटेड है, बस नेचर स्कोप वो फिर डिसाइड करेगा, फिर बाद में ओवरऑल स्ट्रैटेजी और प्लान, और पहले ही हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है, पहले हम बाद में हम प्लानिंग करते हैं, है ना। एग्जाम्पल ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर इंक्लूड द फॉलोइंग: टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल हमने प्रोसीजर में पढ़ा था ये, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई भी सिस्टम, कोई भी हमारे कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, उससे हम ट्रांजेक्शन्स को ट्रेस करेंगे। टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसने कितने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस किया है। आगे, circumstances in which external auditor shall plan to use, जब आप इसके नोट्स बनाओ ना तो इसको पहले याद कर लेना, फिर बिना देखे लिख लेना 5 पॉइंट्स को, है ना, ऐसे कर लेना, वहां पर भी पहले लर्न कर लेना, डेफिनेशन लर्न कर लेना, फिर लिख लेना एक बार। Circumstances in which the external auditor shall plan to use less of the work of internal audit function and perform more work directly. The external auditor shall make all significant judgment in audit engagement and prevent undue use of work of internal audit function, shall plan to use less of work of the function and perform work directly if the more judgment is involved. अगर उसके काम में ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है या फिर हमें खुद को भी ज़्यादा जजमेंट करने की ज़रूरत है तो हम उसका काम कम यूज़ करेंगे, हम खुद से काम ज़्यादा करेंगे। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर, इवैल्यूएटिंग ऑडिट एविडेंस गैदर्ड, तो ऑडिट एविडेंस जो हमने गैदर करा है उसको इवैल्यूएट करने पे हम अपनी जजमेंट का यूज़ करेंगे, ज़्यादा उसकी जजमेंट यूज़ नहीं करेंगे। या फिर हम जब प्लान कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर, खुद सोचो हम ऑडिट प्रोसीजर, ये पॉइंट्स कौन से हैं, हम इन कामों में उसका काम कम यूज़ करेंगे और हमारा काम ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये सारे फंक्शंस नहीं हैं, ये 4 फंक्शंस हैं, है ना। और यहाँ पर हमने देखा था कि हम किसी भी काम में यूज़ नहीं करेंगे उसका काम। अगर सोचो एक्सटर्नल ऑडिटर अभी सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर प्लान कर रहा है, अभी वो प्लानिंग के स्टेज पे ऑडिट प्रोसीजर प्लान कर रहा है, तो फिर तो इंटरनल ऑडिटर आएगा ही नहीं ना यहाँ पर, कहीं पर भी हम उसका काम थोड़ी यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हमारी जजमेंट होगी, एक्सटर्नल ऑडिटर की जजमेंट होगी, तो मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग परफॉर्मिंग ऑफ रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर। और जब हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑडिट एविडेंस, हमने इंटरनल ऑडिटर से भी वो क्या कर लिए, एविडेंस इकट्ठे कर लिए, हमने बाकी एम्प्लॉयज़ से या फिर मैनेजमेंट से, दोस्त स्टार्जर, हमने सबसे एविडेंस इकट्ठे कर लिए। अब जब एविडेंस हमारे पास गैदर हो चुके हैं, जब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, उस टाइम पे हमें इंटरनल ऑडिटर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हम खुद से इवैल्यूएट करेंगे उसको।
the higher the assessed risk of material misstatement at assertion level with special consideration given to risk identified as significant. यहाँ पर हमारे पास क्या है, significant risk है, significant risk है, और risk of material misstatement क्या है, उसका चांसेस ज़्यादा है. सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब ही चांसेस ज़्यादा है ना, लॉन्गिट्यूड और मैग्नीट्यूड हायर है. तो जब ऐसा कोई पॉइंट होगा तभी हम इंटरनल ऑडिट, हाँ लाइकलीहुड और मैग्नीट्यूड, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ लाइकलीहुड और मैग्नीट्यूड ये तो है हिस्ट्री, आगे लॉन्गिट्यूड तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, तब हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे. द लेस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, organizational structure and relevant policy and procedure adequately support the objectivity of internal auditors. तो इंटरनल ऑडिटर के काम पे ना, मतलब उनकी ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी कम है. ऑब्जेक्टिविटी, उनका जो काम है वो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर को थोड़ा कम सपोर्ट करता है ना, तब भी उनके वर्क को हम कम यूज़ करेंगे, हम अपनी जजमेंट ज़्यादा करेंगे. उनके कॉम्पिटेंस लेवल कम है. ये दोनों पॉइंट तो फिर से वापस वही आएगा, ऑब्जेक्टिविटी कम है और कॉम्पिटेंस कम है. बिल्कुल ही नहीं था, इसमें था कि कम यूज हो रहा है, लोअर लेवल यूज हो रहा है इसका. हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा लेस ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और वहाँ पर बिल्कुल मना है. जब हमारे पास ना ऑब्जेक्टिविटी है, ना ही कॉम्पिटेंस है, और ना ही हमारे पास सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, तो फिर हम कैसे ही कर पाएंगे उसका काम यूज़, है ना. यहाँ पर तो पहले उसमें लिखा कि ऑडिट प्रोसीजर को प्लान करते टाइम नहीं करना, तब तो नहीं करना ऑब्वियसली. ऑडिट प्रोसीजर क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, आगे क्या है, जब रिस्क ज़्यादा है और फिर ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी कम, लेस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है और लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस. यहाँ पे तो थी ही नहीं, यहाँ पर लेस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और लेस ऑफ कॉम्पिटेंस. ठीक, तो हम उसका काम लेस यूज़ करेंगे और हम खुद से ज़्यादा करेंगे. यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कितनी बार लिखेंगे, एक ही पॉइंट नहीं लिख रहे बार बार. If the external auditor plan to use the work of internal audit function, the external auditor shall, नहीं इसके पॉइंट थोड़े अलग हैं. Discuss the planned use of its work with the function as basis for coordinating their respective activity. लेकिन पॉइंट्स ठीक है, लेकिन वो एक मेजर क्या बोलते हैं हेडिंग दे करके फिर उसके अंदर सारे पॉइंट्स एक ही साथ लिख देते हैं ना. तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, discuss the planned use of its work with the function as a basis for coordinating their respective activities. हम डिस्कस करेंगे उनके काम को लेकर के. रीड करेंगे reports of internal audit function relating to work of the function that external auditor plan to use to obtain the understanding of nature, extent of audit procedure it perform and related finding. Perform sufficient audit procedure on the body of work of internal audit function as a whole that external auditor plan to use to determine its adequacy for the purpose of the audit. तो पहला पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस द प्लान यूज ऑफ वर्क, रीड द रिपोर्ट. इंटरनल ऑडिट फंक्शन के हम रिपोर्ट्स भी रीड करेंगे, उन्होंने परफॉर्म क्या कैसा करा है वर्क, उनकी एडिक्वेसी क्या है वो भी हम देखेंगे. डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन विद, फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है ये. डिस्कस द प्लान यूज as a basis for coordinating, इसका explanation है. discussion and coordination with internal audit function. In discussing the planned use of their work with internal audit function as a basis for coordinating the respective activity, it may be useful to address the following. तो अगर हम उसके वर्क को डिस्कस करते हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करता है एक्सटर्नल ऑडिटर, तो इट मे बी यूजफुल, ये यूजफुल हो सकता है टू एड्रेस दीज फॉलोइंग: टाइमिंग ऑफ सच वर्क, नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड,
एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज जो किसकी थी, इंटरनल ऑडिटर की थी. मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इफ एप्लीकेबल मटीरियलिटी लेवल और लेवल ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी. हम मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी हम पढ़ चुके हैं, है ना. प्रोपोज्ड मेथड ऑफ सिलेक्शन आइटम, उनका सैम्पल साइज क्या था, उन्होंने किस तरीके से सिलेक्शन, उससे 100% है या फिर वो दोनों बाकी के. डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने वर्क परफॉर्म करके डॉक्यूमेंट ठीक से किया है कि नहीं किया. रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर. तो फर्स्ट जो हमारा डिस्कशन और कोऑर्डिनेशन करेंगे हम इंटरनल ऑडिटर के साथ, तो हम ये सारी चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं. उनका टाइमिंग, नेचर, एक्सटेंट, पहला तो वही हो गया NTE, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट. फिर मटीरियलिटी, सैम्पल साइज, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू. ठीक. कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर फंक्शन इज इफेक्टिव व्हेन. अब कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव कब होगा, जब डिस्कशन हम थोड़े थोड़े टाइम पे हम करते रहेंगे. हम अप्रोप्रिएट इंटरवल पे हम पूरे ऑडिट परफॉर्म करने के पूरे टाइम पे हमारा जो डिस्कशन है इंटरनल ऑडिटर के साथ वो अप्रोप्रिएट इंटरवल में थ्रू आउट द पीरियड हो रहा है, तभी तो हम कोऑर्डिनेट. ऑब्वियसली तो हम किसी से भी कोऑर्डिनेट कब कर सकते हैं, जब टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन करेंगे. द एक्सटर्नल ऑडिटर इन्फॉर्म्स इंटरनल ऑडिटर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर दैट में अफेक्ट द फंक्शन. यहाँ पे अब इंटरनल ऑडिटर इन्फ्लुएंस नहीं है, उनको कोई कांस्टेंट नहीं दे रहा, उनको कोई रोक नहीं रहा, ना ही मैनेजमेंट और ना ही दोज चार्ज विद गवर्नेंस. इंटरनल ऑडिटर सिग्निफिकेंट मैटर्स के बारे में बता रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर को, तभी वो ठीक से कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाएंगे. एक्सटर्नल ऑडिटर इज एडवाइज्ड ऑफ and has access to relevant reports of internal audit function and is informed of any significant matters that come to the attention of the function that such matters may affect the work of external auditor, so that external auditor is able to consider the implications of such matter of audit engagement. इतना बड़ा नहीं है ये, सेकेंड पॉइंट को वापस एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने. फोर्थ भी है नहीं, तो 3 पॉइंट क्या हो गए कि डिस्कशन हम अप्रोप्रिएट इंटरवल पे कर रहे हैं. हमारा कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव कब होगा. क्वेश्चन जब भी आप रीड करो ना तो हेडिंग ज़रूर पढ़ना उसकी कि हम किस क्वेश्चन में हमें क्या आंसर लिखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी पॉइंट से पूछ सकते हैं. तो कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव कब होगा, जब डिस्कशन होगा एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स, जब सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में इंटरनल ऑडिटर बता रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर से कम्युनिकेट कर रहा है. और थर्ड पॉइंट, वो एक्सेस कर सकते हैं उनकी रेलेवेंट रिपोर्ट्स, किसकी, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं. Determining whether, in which areas and to what extent internal auditor कैन बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस. अब वहाँ पे लिखा था ना डायरेक्ट असिस्टेंस, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, तो वो आ गया, फिर टॉपिक आ गया डायरेक्ट असिस्टेंस का. डायरेक्ट असिस्टेंस तो पता ही क्या होता है. डायरेक्ट असिस्टेंस रेफर टू द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म, उनसे परफॉर्म कराना ऑडिट प्रोसीजर अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर. द एक्सटर्नल ऑडिटर मे बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन from obtaining direct assistance from internal auditor. तो external auditor may be prohibited by law. अगर prohibited नहीं होगा by law और by any regulation और by any act, वो सिर्फ तभी उससे direct assistance ले सकता है. अगर prohibited हो गया तब नहीं ले सकता, ठीक है. और यहाँ पे क्या लिखा है, external audit may be prohibited by law और रेगुलेशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर. तो अगर प्रोहिबिटेड नहीं होगा तो वो डायरेक्ट असिस्टेंस लेगा उससे. इफ यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इज नॉट प्रोहिबिटेड, अगर नॉट प्रोहिबिटेड है बाय लॉ और रेगुलेशन द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान, तो अगर नॉट प्रोहिबिटेड तभी वो प्लान करेगा टू यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस ऑन द ऑडिट. एक्सटर्नल ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द एग्जिस्टेंस एंड significance of threats to objectivity, competence of the internal auditor will be providing such
assistance. The external auditor evaluation of existence and significance of threats to the internal auditor objectivity shall include inquiry of internal auditor regarding interest and relationship that may create threat to their objectivity. डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब परफॉर्म कराना ऑडिट प्रोसीजर अंडर द सुपरविजन, डायरेक्शन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर. अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई. अगर इट मे बी प्रोहिबिटेड, इट मे नॉट बी प्रोहिबिटेड. अगर प्रोहिबिटेड है तो काम बिल्कुल नहीं करा सकते, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते. अगर प्रोहिबिटेड नहीं है, सिर्फ तभी एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान कर सकता है इंटरनल ऑडिटर को टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस. और डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करना मतलब उनकी ऑब्जेक्टिविटी को भी ध्यान में रखेंगे, उनकी कॉम्पिटेंस को भी ध्यान में रखेंगे. और इसके बारे में हम पता कैसे लगेगा, इंक्वायरी करके पता लगेगा कि इंटरनल ऑडिटर का इंटरेस्ट और रिलेशनशिप क्या है ना. समझ गए? इसको अब अपने आप से बना करके इसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिख सकते हैं हम नोट्स में. एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज एन इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इफ. तो एक्सटर्नल ऑडिटर shall not use internal auditor to provide direct if there are significant objectivity नहीं है, competence नहीं है, lacks objectivity, lacks competence. Repeated है ना. The external auditor shall not use internal auditor to provide direct assistance to perform procedure. अब यहाँ पर भी देखो सेम वही हो गया कि यहाँ पर तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते और यहाँ पर इन प्रोसीजर को मैं यूज़ नहीं कर सकते. इंटरनल ऑडिटर में ये डायरेक्ट असिस्टेंस यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं हो जाएगा अगर ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस है ही नहीं तो. और यहाँ पर क्या है, सिर्फ इन प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते. The external auditor shall not use internal auditor to provide direct assistance to perform procedure that involve significant judgment, rate of क्या है, रिस्क यहाँ पर ज़्यादा है, relate to higher assessed risk of material misstatement where the judgment required in performing the relevant audit procedure or evaluating audit evidence gathered is more limited. Relate to work with which internal auditor have been involved and which has already been or will be reported to management or those charged with governance by internal audit function. Relate to work with which internal auditor involved and which has already been reported to management. फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, अभी रिपीट करूंगी दोबारा से चारों पॉइंट. रिलेट टू डिसीजन of external auditor makes in accordance with this essay regarding the internal audit function and use of work or its direct assistance. तो एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए इन सब प्रोसीजर के लिए यूज़ नहीं कर सकता. जब हमारा सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में, उस ऑडिट में सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, वहाँ पर जहाँ पर हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हायर है और साथ में हमारे पास क्या है, एविडेंस लिमिटेड है ना. ये दो पॉइंट भी हो गए देखें तो. यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हमारे पास ऑडिट एविडेंस जो हमने गैदर करा है ना वो बहुत लिमिटेड है, इज मोर देन लिमिटेड. रिलेट टू वर्क, यहाँ पर हम उस वर्क के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इंटरनल ऑडिटर ने मैनेजमेंट को और दो चार्जर गवर्नेंस को ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है. ठीक. रिलेट टू डिसीजन, एक्सटर्नल ऑडिटर का ही डिसीजन, रिलेट टू डिसीजन द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. इंटरनल ऑडिट फंक्शन के लिए ही कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, उस काम में हम इंटरनल ऑडिटर को यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे ना. इंटरनल ऑडिट का ही डिसीजन मेकिंग है और उसी का डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं होगा. तो ये 4 पॉइंट्स के लिए इन प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हम डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे. यहाँ पर थोड़े बहुत डिफरेंट है पॉइंट्स. देखो ये वाला तो वही है, सेकंड भी वही है ना, लेकिन ये और ये डिफरेंट है. प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर पर्पस ऑफ द ऑडिट, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल obtain written agreement
तो इंटरनल ऑडिटर का, अब आपका क्वेश्चन आ गया, देखो जो आप बोल रहे थे कि लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे, रिटन एग्रीमेंट होगा, ठीक है। प्रायर टू यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल, तो उनका काम यूज करने से पहले एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करना होगा, एक रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी दैट internal auditor will be allowed to follow external auditor instructions and the entity will not intervene in the work the internal auditor perform for external auditor, and obtain written agreement from internal auditor that they will keep confidential specific matter as instructed by external auditor and inform the external auditor of any threat of their objectivity. दोनों पॉइंट अलग अलग है। यहाँ पर रिटर्न एग्रीमेंट ये हुआ है कि इंटरनल ऑडिटर उनके साथ काम कर सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम एंटिटी के साथ रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है दैट इंटरनल ऑडिटर अलाउड है एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ काम करने के लिए। और यहाँ पर रिटर्न एग्रीमेंट क्या हुआ है कि इंटरनल ऑडिटर कोई भी दैट दे विल कीप कॉन्फिडेंशियल स्पेसिफिक मैटर्स एज इंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। अगर देखो यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के बीच कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर कोई बात निकल के आई, तो अब क्या इंटरनल ऑडिटर जा करके मैनेजमेंट को बता देगा? नहीं बताएगा ना। तो ये नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल को कॉन्फिडेंशियल रखना है इंटरनल ऑडिटर को। एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ फ्रॉम, यहाँ पर इंटरनल रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम किसके साथ हुआ था? एंटिटी के साथ। यहाँ पर रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर कि वो लोग कॉन्फिडेंशियल मैटर को कॉन्फिडेंशियल मैटर ही रखेंगे और इन्फॉर्म नहीं करेंगे और एक्सटर्नल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट नहीं आएगा, वो ठीक ढंग से काम होगा, ठीक है। तो दो ये एग्रीमेंट पहले से कर लेंगे, उनका काम उनको डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज करने से पहले। आगे बेसिक्स ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। सैम्पलिंग, अच्छा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फिर you have already read about the basics of internal financial control and regulatory reporting requirement in chapter 3 in detail. Now we will understand the distinction between internal financial control and internal control over financial reporting. The distinction between internal financial control and internal control over financial reporting. The term internal financial control refers to the policy and procedure put in place by the company for ensuring reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, compliance with applicable laws and regulations, safeguarding of asset and prevention and detection of fraud. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल IFC और इंटरनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है कि रेफर्स टू पॉलिसीज, प्रोसीजर पुट इन प्लेस बाय कंपनीज, इंश्योर क्या करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी को, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन को, हमने एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस किया है, एसेट को सेफगार्ड किया है, प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ये सब बातें कौन बोलता है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। On the other hand, internal control over financial reporting is required where auditors are required to express an opinion on the effectiveness of an entity's internal control over financial reporting. Such opinion is in addition to and distinct from opinion expressed by the auditor on financial statement. तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है कि फाइनेंशियल, हम सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम कंट्रोल कर रहे हैं। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर करे हैं ना, वो पॉलिसीज़ को यूज़ करके, प्रोसीजर्स को यूज़ करके, हमारा एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ करके, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के साथ, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन के साथ, एसेट को सेफगार्ड करके और फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करके हमने बनाया है। ये होता है फाइनेंशियल कंट्रोल को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? ऑडिटर का एक इफेक्टिव, एक ट्रू एंड फेयर ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ठीक। Therefore,
Internal financial control is a wider term, whereas internal control over financial reporting is a narrower term, restricted to entities internal control over financial reporting only. Audit sampling, SA 530, ये भी आपने लिस्ट में ऐड कर लेना. 530 ऑडिट सैम्पलिंग. Sampling and audit procedure. No conscious effort in human society is divested of economic consideration, and auditing is no exception. There is a growing realization that a traditional approach of audit is economically wasteful because all efforts are directed to check all transaction without any exception. यहाँ पर क्या है, दो अप्रोचेस, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, सारा काम चेक करेंगे हम, 100% चेकिंग करेंगे. तो अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, बहुत ही वेस्टफुल काम हो रहा है यहाँ पर, हमारा रिसोर्सेज और हमारे टाइम वेस्ट हो रहे हैं. तो धीरे धीरे उस बात को रियलाइज़ करा, तभी हमारे पास क्या आया, ऑडिट को सैम्पलिंग करने का तरीका निकला. There is growing realization that traditional approach of audit is economically wasteful because all the efforts are directed to check all transactions without any exception. This invariably leads to more emphasis on routine checking, which often is not necessary in view of time and cost involved. तो यहाँ पर क्या होती थी, रूटीन चेकिंग होती थी. ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, ऑल ट्रांजेक्शन चेक हो रहे हैं, रूटीन चेकिंग हो रही है, रूटीन चेकिंग हो रही है, विच इज़ ऑफन नॉट नेसेसरी, जो कभी कभी ज़रूरत भी नहीं होता करने की. विद द शिफ्ट इन फेवर ऑफ फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, द पॉसिबिलिटीज ऑफ रूटीन एरर and frauds have greatly diminished. That is, internal control as designed by the management are for very purpose of prevention, detection, correction of fraud and error. तो हमने इंटरनल कंट्रोल भी तो डिजाइन करा जो क्या करता है, PDC, प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है, करेक्ट करता है हमारे फ्रॉड और एरर्स को. दस और तो फिर क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास देखो, हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी है, हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, तो ये रूटीन चेकिंग करना ना बहुत ही वेस्टफुल एक्टिविटी है, इतना नहीं करना हमें ऑडिट में, हमें सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट करना है. 10 ऑडिटर ऑफन फाइंड्स एक्सटेंसिव रूटीन चेकिंग एज नथिंग मोर देन अ रिचुअल बिकॉज इट सेल्डम रिवील्स एनीथिंग मटीरियल. नाउ द अप्रोच ऑफ टू ऑडिट, नाउ यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए. नाउ द अप्रोच टू ऑडिट एंड द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग आर अंडरगोइंग अ प्रोग्रेसिव चेंज इन फेवर ऑफ मोर अटेंशन टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल एंड कंट्रोल विद द कर्टेलमेंट ऑफ नॉन कॉन्सिक्वेंशियल रूटीन चेकिंग. तो अब धीरे धीरे हम मॉडर्न टेक्निक पे कहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम नॉन रूटीन चेकिंग पे पहुँच रहे हैं. हम रूटीन चेकिंग नहीं करेंगे, हम सारे ट्रांजेक्शंस को चेक नहीं करेंगे, हम सैम्पलिंग बेसिस का यूज़ करेंगे. रोकना विद अ कर्टेलमेंट ऑफ नॉन कॉन्सिक्वेंशियल प्रिंसिपल और कंट्रोल, वो कर्टेल मतलब नॉन कॉन्सिक्वेंशियल चेकिंग कर रहे हैं हम, यही कर रहे हैं हम, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल चेकिंग कर रहे हैं हम. एक बार इसका डिक्शनरी में मीनिंग देख लेना, कर्टेलमेंट का क्या इंग्लिश मीनिंग होता है, हिंदी में, मतलब हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में मतलब सिनोनिम देख लेना. Audit sampling, SA 530. Meaning of audit sampling, approaches to audit sampling, sample design, science and selection of item for testing, performing audit procedure, nature and cause of deviations and mismanagement, projecting mismanagement, misstatement, evaluating result of audit sampling. अच्छा, और हम सिर्फ ऑडिट सैम्पलिंग भी नहीं करते, जहाँ पे 100% चेकिंग करनी है वहाँ पर 100% चेकिंग भी करते हैं, है ना. जहाँ पर हम कर सकते हैं वहाँ पे करते हैं, जहाँ पर वो वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं है बल्कि वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कंट्रोल और इंक्रीज हो रहा है, हम और ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकते हैं, तो वहाँ पर तो करेंगे. लेकिन जो बहुत ही सारे हमारे पास 1 लाख ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेल है, तो सबको थोड़ी चेक करेंगे.
By routine checking, we traditionally think of extensive checking and vouching of all entries disregarding of concept of materiality. Materiality में भी हमने देखा था, materiality में भी क्या था, क्या बताओ, materiality में क्या था, वो था ना क्वांटिटी और क्वालिटी. तो हम क्वांटिटी, हम उसमें ये भी देखते हैं कि इतना अमाउंट, मतलब वो ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है, तो उतने अमाउंट से जो भी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगी वो हमारे लिए मटीरियल है ना. कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकती है मटीरियलिटी. और साथ में हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई ऐसी बात है जो हमें नेचर ऑफ फ्रॉड बता रहा है या फिर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो फिर तो उसका अमाउंट कितना ही हो वो हमारे लिए मटीरियल ही है ना. तो अब मटीरियलिटी को नहीं देख रहे हम, कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी को छोड़ दे रहे हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच में और सारी एंट्रीज को चेक कर रहे हैं. लेकिन हम अभी के अप्रोच में क्या करते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी है, मटीरियलिटी से जो चीज़ें ज़्यादा होंगी हम उनको हम अच्छे से चेक करते हैं, है ना. मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी को उसने ट्रेडिशनल अप्रोच में डाल दिया है कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच से हटा रखा है. देखो सबसे पहली बात तो मटीरियलिटी का मतलब वो जो हमने पढ़ा था क्वांटिटी और क्वालिटी, वो तो पता लग गया, ठीक. ट्रेडिशनल अप्रोच में ये बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी वो नहीं देख रहे हैं, उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं और सारे ट्रांजेक्शंस चेक कर रहे हैं. लेकिन हम अभी क्या करते हैं, मटीरियलिटी को देखते हैं, है ना. द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी अंडरटेकन इज प्राइमरीली a matter of judgment of the auditor that is nothing statutorily stated anywhere which specify what work is to be done, how it is to be done and to what extent it has to be done. It is also not obligatory that auditor must adopt a sampling technique. तो अब यहाँ पर जो ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करती है ये वाली चीज़ें, यहाँ पर कहीं स्टैट्यूटरीली किसी लीगल लॉ में नहीं लिखा गया कि उसको किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, किस एक्सटेंट में काम करना है. उसका ऑडिटर का एक्सटेंट ऑडिटर खुद डिसाइड कर सकता है. अगर उसको 100% चेकिंग करनी है ना सारे, उसको ट्रेडिशनल अप्रोच करनी है तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है. लेकिन उसको अगर सैम्पलिंग करनी है तो वो भी गलत नहीं होगा. वो अब ऑडिटर की जजमेंट है. तो वही ना कि अगर आप किसी बहुत छोटे फर्म को ऑडिट करने जा रहे हो और आप सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट कर सकते हो तो कर लो, है ना. तो सैम्पलिंग आएगी नहीं बीच में. लेकिन जब हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत है तब हम सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, है ना. आप किसी ऐसे क्या बोलते हैं आप ऐसे किसी कंपनी में ऑडिट करने गए जहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स सिर्फ 10 थी. सपोज किसी बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गए कि वो एक कार मतलब एक सेल करते हैं और वो एक कार ही 1 करोड़ की आती है ना. तो यहाँ पर हम अगर उन्होंने 10 कार बेची तो उसके पास 10 करोड़ का रेवेन्यू है, तो हम हर एक सेल को चेक कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर तो सैम्पलिंग आएगी ही नहीं. हम सैम्पलिंग कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर हम एक टूथपेस्ट की वो करते हैं, सेल करते हैं, तो वहाँ पर तो 10,000 1 लाख सेल हुई है तो हम हर किसी को चेक नहीं करेंगे. लेकिन इधर तो 1 करोड़ हमारी मटीरियलिटी, हम इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है एक ट्रांजेक्शन में, तो हम ऐसी जगह पर हम सैंपल तो लेंगे ही नहीं, हम तो फुल वो करेंगे ना, ऑडिट करेंगे. तो ये कोई स्टैट्यूटरीली स्टेटेड नहीं है, ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, किस एक्सटेंड में काम करना है. ये सिर्फ क्या है, ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है. Not obligated that auditor must adopt a sampling technique. What he is to do as an auditor is to express his opinion on the financial statement and become bound by that. उसका ऑडिटर का काम क्या होता है, उसको ओपिनियन एक्सप्रेस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, टू एंड फॉर रीजनेबल ओपिनियन देना उसका काम होता है, ठीक है. टू एंश्योर गुड एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, ही शुड अडॉप्ट स्टैंडर्ड एंड टेक्निक दैट कैन लीड हिम to an informed professional opinion. On consideration of this fact, it can be said that it is in the interest of the auditor that he decide to form his opinion on the basis of part checking, sampling. He should adopt standard and technique which are widely followed and which have recognized basis.
तो अब जब वो सैम्पलिंग बेसिस करेगा, जब वो सैम्पलिंग का यूज़ कर रहा है, तो फिर वो अडॉप्ट करेगा वो वाले टेक्निक्स और स्टैंडर्ड जो कि फॉलो होते हैं सैम्पलिंग करने के लिए, स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करेगा. सिंस statistical theory of sampling is based on scientific law, it can be relied upon greater extent that any arbitrary technique which lacks in basis and acceptability. This enables the auditor to make conclusion and express fair opinion without having to check all the items of the financial statement. Auditor का काम क्या है? अपना ओपिनियन देना. उसका अब उसको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको सैम्पलिंग करनी है, उसको पार्ट चेकिंग करनी है, उसको फुल चेकिंग करनी है, वो उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है. और फिर उसका एक्सटेंट क्या रहेगा, उसको बस एक कंक्लूजन फॉर्म करना है, एक्सप्रेस करना है फेयर ओपिनियन. वो चाहे तो विदाउट चेकिंग ऑल द आइटम भी कर सकता है. मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. अकॉर्डिंग टू SA 530, ऑडिट सैम्पलिंग रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ, ये तो हमें पता ही है, ऑडिट सैम्पलिंग कर रहे तो 100% पॉपुलेशन तो हम ले ही नहीं रहे. 100% ऑफ द आइटम विद अ पॉपुलेशन रेलेवेंट अंडर द ऑडिट, such that all sampling unit, that is all item in the population, have equal chance of selection. This is to ensure that items selected represent the entire population, which enables the auditor to draw conclusion and express his opinion based on the predetermined objective. अब जैसे कि सपोज आपको सैम्पलिंग बेसिस पे ना इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बताना है, ठीक है, या फिर हमें चलो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें वो जो अयोध्या मंदिर बना है ना, उसके ऊपर किसकी क्या सोच है, किसके क्या विचार है, उसके बारे में हमें पता करना है. ठीक है, अब हम पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही ले लेंगे तो फिर हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा? हमें तो सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा ना. हम जब सैम्पलिंग कर रहे हैं तो फिर सैम्पलिंग भी हमारी ठीक ढंग से होनी चाहिए. हमें पॉपुलेशन का साइज भी हिंदू के साथ मुस्लिम्स भी रखो, सिख्स भी रखो, बाकी रिलीजन के लोग भी रखो, तभी तो हमें पता लगेगा कि सच में क्या लोगों की उसके ऊपर सोच है ना. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो जब हम सैंपल डिसाइड करेंगे तो सैंपल का जो पॉपुलेशन लेंगे उसमें भी सारे आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए, है ना. अगर सपोज हम ऑडिट करने गए, ऑडिट करने में 1 लाख ट्रांजेक्शन्स हैं, हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है ना, वो डाटा सिर्फ और सिर्फ 70,000 ट्रांजेक्शन्स का ही अवेलेबल है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन तो गलत हो जाएगा. हमें पॉपुलेशन लेनी है तो हमें फुल साइज में से सैम्पलिंग करनी होगी. हम इसमें से सैम्पलिंग नहीं कर सकते, हमें इसमें से सैम्पलिंग करनी होगी, तभी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, करेक्ट आएगा, है ना. तो अकॉर्डिंग टू SA 530, ऑडिट सैम्पलिंग रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन. ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब तो ये है कि हम आइटम को 100% से कम रख रहे हैं, लेकिन जो हम पॉपुलेशन ले रहे हैं उसके अंदर क्या है, ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स है, हमारे पास सारे आइटम्स इंक्लूडेड है पॉपुलेशन में. have equal chance of selection. This is to ensure that the item selected represent the entire population, which enable the auditor to draw conclusion, express his opinion based on the predetermined objective. The objective of the auditor when using audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusions about the population from which the sample is selected. The objective of the auditor when using audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusion about the population from which the sample is selected. तो objective क्या है उसका, जो उसको reasonable assurance देना है, वो conclusion जो भी draw करेगा उसमें जो population size में, देखो जितनी भी population है उसमें जो sample size select करेंगे सबका equal chance होना चाहिए select होने का, है ना, तभी जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे वो ट्रू एंड फेयर रहेगा. SA 530 becomes applicable when auditor has decided to use audit sampling in performing audit procedure. This standard deals with auditor use of statistical and non-statistical sampling. When designing and selecting the audit sample, performing test of control
and test of details and evaluating the results from the sample. SA 500 audit evidence deal with the auditor's responsibility to design and perform audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion to which base the audit opinion. वो पहले वाली लाइन लिखने से अच्छा यही लाइन लिख लेना, 3 लाइन, ये भी रिपीटेड लिखा हुआ है. SA 500 lays down the means available to the auditor for selecting the item for testing. One of those is audit sampling. Hence SA 530 complements SA 500. तो SA 500 audit evidence के बारे में बोल रहा है, SA 530 उसके स्कोप के बारे में बोल रहा है, दोनों हैंड इन हैंड काम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके कौन से हैं. स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिटर यूज स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. ये तो फिर वही रिपीटेड है. तो सैम्पलिंग तो हम रैंडम लेते हैं ना, तो रैंडम. हाँ, वो जो हम रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं उसी में तो बोल रहे हैं कि सब आइटम के सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होने चाहिए. अगर आपको एक बाउल रखा है, ठीक है, उस बाउल में से चिट्स निकालनी है, तो उस बाउल के अंदर सारे सबके नाम, जैसे हमारे पास 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों के नाम उसके अंदर होने चाहिए ना. 25 के नाम लिखेंगे, 5 तो पहले आउट हो गए, है ना. तो हम जो पॉपुलेशन ले रहे हैं उसके अंदर आइटम जो सिलेक्ट करेंगे वो हर किसी का इक्वल चांस होना चाहिए. ठीक. पॉपुलेशन refers to the entire set of data from which sample is selected and about which auditor wishes to draw conclusions. Population refers to entire set of data. अब यहाँ पर population, अभी हमने वो छोड़ा था ना population, मैंने बोला था अभी हमने population पढ़ा ही नहीं है ना. तो population अब आया कि population का मतलब क्या होता है, entire set of data, जहाँ से हमें sample को select करना है and about which auditor wishes to draw conclusion. यहाँ पर क्या होना चाहिए, entire set of data होना चाहिए, कोई selected data नहीं होना चाहिए. 1 लाख का मतलब 1 लाख, उसमें 70,000 नहीं. तो population refers to entire set of data from which sample is selected and about which auditor wishes to draw conclusion. The auditor should select sample item in such a way that sample can be expected to be representative of the population. This requires that all items in population have an opportunity of being selected. Characteristics of population से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन देखो आप खुद से ही पढ़ सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन हमने इतना पढ़ लिया है. एक अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कंप्लीटनेस और रिलायबल. ठीक है, हम बेसिकली यहाँ से हम अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे सैम्पलिंग यूनिट से नेक्स्ट क्लास में.